हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हमारा जो बचा हुआ पार्ट रह गया है जीवाणु कोशिका की संरचना वाला, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने आपको ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा दिया है। जिस किसी स्टूडेंट ने इससे पिछले वाली जो वीडियो नहीं देखी है, मैं इस वीडियो में उस टॉपिक की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके भी आप उसको देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। जैसे कि कल क्लास तक हमारा जो हो चुका था वो हो चुका था कोशिका द्रव्य तक। तो अब हम जानना चाहते हैं कि जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। देखिए जरा, सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंतर्गत मैं ले रहा हूं उसका नाम है मीजोसोम। आप ड्रॉ में देखिए कहां बना हुआ है मीजोसोम। तो देखिए इस तरह की आपको एक घुंडी सी संरचना दिखाई दे रही है जिसे कहते हैं मीजोसोम। तो ये इसके बारे में सीखिए कि ये बनता कैसे है। तो ये कोशिका झिल्ली, आप देख रहे होंगे कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, देखो जरा ये जो कोशिका झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका द्रव्य की तरफ मुड़ गई है, यानी कि अंतर्वलित हो गई है। तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, ये जो मीजोसोम है इसका जो फैलाव जो कोशिका द्रव्य की तरफ हो रहा है, इस मीजोसोम का फैलाव, मीजोसोम का फैलाव तीन अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि या तो इसका फैलाव पुटिका, जैसे कुछ कैप्सूल्स के रूप में ऐसा हो सकता है, या फिर नलिका के फॉर्म में, नलिका के फॉर्म में ऐसी लंबी लंबी नलिका के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पटलिकाओं के फॉर्म में हो सकता है। पटलिकाओं के फॉर्म में जैसे कि कुछ इस तरह की संरचनाएं बन जाती हों, इस तरह की कुछ संरचनाएं, तो पटलिकाओं के फॉर्म में हो सकता है। तो मीजोसोम्स का जो फैलाव है वो कोशिका द्रव्य की तरफ पुटका के रूप में, नलिका के रूप में और पटलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अब करते हैं कि मीजोसोम्स के कार्य क्या होते हैं। वो देखिए कि मीजोसोम्स का काम क्या होता है। देखिए मीजोसोम्स के कार्य एक एक करके समझना। सबसे पहला जो कार्य होता है मीजोसोम्स का, वो होता है कोशिका भित्ति का निर्माण। तो यानी कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण कौन करता है, वो करता है मीजोसोम्स, इसके निर्माण में मदद करना। नेक्स्ट, दूसरा देखो यहां समझना, जैसे कि मैंने एक जीवाणु कोशिका बनाई है, तो जीवाणु कोशिका में ये मैंने केवल आपके लिए जो अंदर की तरफ डीएनए होता है वो डीएनए बनाया है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी जीवाणु कोशिका विभाजन करेगी तो एक जीवाणु कोशिका से कितनी जीवाणु कोशिका, दो जीवाणु कोशिका बनेगी। तो जब विभाजन होता है तो विभाजन होने से पहले इनका जो डीएनए होता है, जीवाणु का जो डीएनए होता है, उस डीएनए से और नया डीएनए बन जाता है, यानी कि डीएनए से डीएनए बन जाता है। और डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रिप्लिकेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिकृति, प्रतिकृतिकरण। क्लियर। तो ये डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है, क्योंकि जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा, जैसे कि डबल डीएनए बन गया, तभी तो एक डीएनए एक में और दूसरा डीएनए दूसरे में जा पाएगा। तो अब देखिए दूसरा कार्य मीजोसोम्स का कार्य ये भी होता है डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए के प्रतिकृति में क्या करता है, ये मदद करता है। साथ ही साथ तीसरा कार्य, और देखिए डीएनए के रिप्लिकेशन में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ जब डीएनए डबल हो जाता है तो संतति कोशिकाओं में, संतति कोशिकाओं में इनका यानी कि डीएनए का वितरण भी करता है। डीएनए का वितरण करता है। सीधा अगर मैं इसको कहूं तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, क्योंकि जब डीएनए अलग अलग कोशिकाओं में जाएगा तो बेसिकली वो कोशिका का विभाजन ही तो हो रहा है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो कितने कार्य हो गए, तीन। कोशिका भित्ति का निर्माण, डीएनए रिप्लिकेशन, नए संतति कोशिकाओं में डीएनए का अलग अलग वितरण करना, जिसको हमने बोला यहाँ कोशिका विभाजन। इसके अलावा और कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट, अगला कार्य जो होता है वो होता है कोशिकीय श्वसन में मदद करना।
कोशिकीय श्वसन में मदद करने से मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपने 8वीं 9वीं 10वीं में जब अगर कोशिका शब्द पढ़ा होगा, कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि यूकेटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नाम की संरचना पाई जाती है, जिसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एटीपी के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि उसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो वैसे ही यहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणुओं में यूकेटिक कोशिका के समान यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन सी संरचना पाई जाती है, तो कौन सी संरचना? मीजोसोम, क्योंकि मीजोसोम्स के अंदर वही एंजाइम पाए जाते हैं जो एंजाइम यूकेटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो कैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं? ऑक्सीकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है वो क्या है? इसके अलावा जो ये मीजोसोम्स होती हैं वो स्रावी प्रक्रिया में भी मदद करती हैं। स्रावी प्रक्रिया, जैसे कोई पदार्थ बन रहा है तो उसके श्रावण में भी, चाहे तो वो कोशिका द्रव में या कोशिका द्रव से कोशिका से बाहर, उसमें भी मदद करती हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करती हैं, तो इतने सारे कार्य होते हैं। किसके कार्य? ये हैं सारे के सारे मीजोसोम्स के कार्य। अब एक चीज और सीखिए कि ये जो मीजोसोम्स होते हैं वो एक प्रकार के नहीं, दो प्रकार के होते हैं। तो मीजोसोम दो प्रकार के कौन से हैं? पहला जो मीजोसोम्स होता है उस मीजोसोम्स को बोलते हैं परिधीय मीजोसोम, और जो दूसरा होता है वो होता है केंद्रकीय मीजोसोम। ये दो प्रकार के मीजोसोम्स होते हैं। अब दो प्रकार से मतलब क्या है, एक छोटे से ड्रॉ से यहां समझिए। यहां देखिए, जैसे कि ये एक कोशिका है, ये जीवाणु की कोशिका को बस मैंने यहां गोल बनाया, कुछ यहां पर अलग बनाई है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक तो मीजोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये मैंने पटेल का बना दिए। तो ये जो आपको कोशिका झिल्ली के पास में मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के जो मीजोसोम्स होते हैं, तो ये तो कैसे होते हैं? परिधीय मीजोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट कुछ मीजोसोम, यानी बीच में मैंने गुणसूत्र ये वाला पार्ट बनाया है, कुछ मीजोसोम्स ऐसे होते हैं जब कोशिका झिल्ली अंतर्वलित करती है तो वो कहां तक पहुंच जाती है? वो केंद्र तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार के जो मीजोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? केंद्रकीय मीजोसोम। क्लियर? ये आपको समझ में आया? अब यहां पर इनके कार्य अलग अलग देख लीजिए। क्यों? क्योंकि मीजोसोम जो है वो स्थिति अलग अलग है एवं कार्य के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो मैंने 6 कार्य बता रखे हैं यही है वो। तो जरा देखिए, परिधीय मीजोसोम्स कहां व्यवस्थित है? परिधीय साइड में। नेक्स्ट इसके कार्य क्या होते हैं? एक तो इसका कार्य जो होता है वो है कोशिका भित्ति का निर्माण। क्लियर बेटा? एक तो इसका कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण, दूसरा जो इसका कार्य है वो है कोशिकीय श्वसन। कोशिका भित्ति का निर्माण और दूसरा है कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट अगर बात करें केंद्र की मीजोसोम्स, तो ये केंद्र की मीजोसोम जो है वो कहां तक पाए जा रहे हैं? वो मेन गुणसूत्र तक पाए जा रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो इनके केंद्र तक पाए जा रहे हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र को केंद्रक नहीं बोला जाता, इनके केंद्रक को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि केंद्रीय मीजोसोम्स कहां तक व्यवस्थित है या कहां तक है ये, तो ये कहां तक है? न्यूक्लियोइड तक, या ऐसा ही बोल सकते हो ये गुणसूत्र तक पाए जाते हैं। तो इन केंद्र के मीजोसोम्स का कार्य क्या होता है? एक तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का निर्माण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, और दूसरा जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा तो संतति कोशिकाओं में उनका अलग अलग बांटना, यानी कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो आप ये याद रखें, परिधीय कोशिका मीजोसोम्स के कार्य हैं कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिकीय श्वसन, और केंद्र के मीजोसोम्स का काम है डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। बाकी के जो कार्य हैं लाइक जैसे कोशिकीय श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, हाँ ये तो हो गया, स्रावी प्रक्रिया एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ाना, तो वो तो ये दोनों ही मिलकर भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एक अंगक का नाम पढ़ा जिसका नाम है मीजोसोम्स। क्लियर? तो आपको ये पता चला जीवाणु यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, कोशिका द्रव में, जैसे मैंने पिछले अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य विचालिका ऐसी संरचनाएं नहीं पाई जाती। तो इनके कोशिका द्रव में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, जिसमें पहली संरचना मैंने आपको करवाई जिसका नाम है मीजोसोम्स। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं कि कोशिका द्रव में और कौन से कोशिका अंगक पाए जाते हैं।
नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिए जिसका नाम है राइबोसोम। देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कोशिका झिल्ली के बिल्कुल पास में पाए जाते हैं, या कहूं तो ये कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। राइबोसोम कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो इनका आकार होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। नेक्स्ट राइबोसोम जो होते हैं वो झिल्ली विहीन, वैसे भी मैंने यहां पर लिख दिया है झिल्ली विहीन कोशिकांग कर रहे हैं हम, तो ये एक झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका में यानी कि जीवाणु में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, जिसकी 2 सब यूनिट होती हैं। 2 सब यूनिट, एक होती है आपकी 50S और दूसरी जो होती है वो होती है 30S। यानी कि जब राइबोसोम अलग अलग यूनिट में पाए जाते हैं तो एक होता है 50S और दूसरा जो होता है वो होता है 30S। लेकिन जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करवाते हैं। अब देखा जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण होता कैसे है, थोड़ा बहुत देख लीजिए। जैसे कि बता दूं, इनकी जो कोशिका में जो ये डीएनए पाया जाता है, इस डीएनए से पहले बनाया जाता है एमआरएनए। डीएनए से बनाया जाता है एमआरएनए। एम का मतलब यहां मैसेंजर है, हिंदी में बोलते हैं संदेश वाहक। क्लियर। प्रोटीन बनाने की सूचना पाई जाती है इसके पास। तो डीएनए से सबसे पहले बनता है एमआरएनए। तो जब ये एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो जब एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो इसे बोला जाता है पॉलीराइबोसोम, बहुराइबोसोम, या इसको बोला जाता है बहुसूत्र। और एमआरएनए पर जुड़े यही जो राइबोसोम्स होते हैं, ये सारे के सारे राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर बेटा। तो क्या क्या चीज बताई कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु के कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, एक तो वो कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं, 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं, झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, जिनकी 2 सब यूनिट होती है 50 और 30। अगर दोनों आपस में जुड़े तब ये 70 है, कहीं आप देख मत लेना और ये मत समझ लेना ये 80 हो गया। दोनों अलग होते हैं तो 50 और 30 है, पर जब जुड़े होते हैं तो कैसे हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम। साथ ही साथ यही बताया कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन निर्माण में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, तभी तो हम राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं तो कैसे कि इनके कोशिका धर्मपथ से जो डीएनए होता है पहले तो वो बनाता है एमआरएनए, तो एमआरएनए की श्रृंखला पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के जब राइबोसोम जुड़ते हैं तो बनने वाली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम, बहुराइबोसोम या बहुसूत्र के नाम से जानते हैं। और यही राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से आपका दूसरा टॉपिक हुआ कोशिका अंगक, जिसका नाम है राइबोसोम। नेक्स्ट अगला देखिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जिसका नाम है अंतर्विष्ट पिंड, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। अब ये क्या है, देखिए बेटा, जब ये जीवाणु अपना भोजन खाते हैं या जैसे कि बाह्य माध्यम से जब ये ग्रहण करते हैं, तो अगर कोई भी भोजन पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो होता है वो इनके कोशिका द्रव्य में जब बचा रह जाता है, कोशिका द्रव्य में बचा रह जाता है, तो इस भोजन का क्या होता है, संचय। तो भोजन का जो संचय होता है, तो भोजन का संचय किस फॉर्म में होता है, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में होता है। यानी कि छोटे छोटे पिंड, ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, कणिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अंतर्विष्ट पिंड कहा जाता है। और इन्हीं के अंतर्गत क्या होता है, वो भोजन या जो पदार्थ बचा हुआ है वो संचित हो जाता है। नेक्स्ट, ये अंतर्विष्ट जो पिंड होते हैं ये भी झिल्ली विहीन कोशिकांग है।
यानी ये भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते, मुक्त रूप से ही कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये अंतर्विष्ट जो पिंड होते हैं, भोजन जब इकट्ठा करते हैं या संचित करते हैं तो भोजन के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक अंतर्विष्ट पिंड होते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोजन पिंड, या ग्लाइकोजन कण भी लिख सकते हो, ग्लाइकोजन कण। तो ये जो आपके अंतर्विष्ट पिंड होते हैं वो बेसिकली किसका संचय करते हैं? ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि एक होता है फास्फेट कणिकाएं, ये भी एक अंतर्विष्ट पिंड होता है। नेक्स्ट, ऐसे एक होता है जिसका नाम है साइनोफाइसियन, फाइशियन कणिकाएं, एक ये भी होता है। नेक्स्ट, ऐसे ही एक और होता है जिसका नाम है वोल्यूटीन कण। ये जो आपके अंतर्विष्ट पिंड होते हैं ये बेसिकली आरएनए का संश्लेषण करते हैं, या आरएनए का संचय, संश्लेषण नहीं संचय करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो इस तरीके से आपने एक टॉपिक और सीखा जो है अंतर्विष्ट पिंड। अभी तक आप कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली 3 चीजें सीख चुके हो, जिसमें एक था म्यूसोम्स, दूसरा आपने सीखा राइबोसोम, और तीसरा जो आपने सीखा वो सीखा अंतर्विष्ट पिंड। तो 3 टॉपिक आप समझ चुके हो। नेक्स्ट, अगला देखिए। नेक्स्ट, अगली जो संरचना है उसका नाम क्या है? तो वो है प्रकाश संश्लेषी संरचना। अब ये क्या है? देखिए बेटा, बेसिकली अगर देखा जाए तो जीवाणु जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, यानी कुछ यू बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। तो वो यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो वो यू बैक्टीरिया पर्पल एंड ग्रीन यू बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए, ध्यान सुनना, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें कोई कोशिका, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है, कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। तो उनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है हरित लवक, जो कि झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होता है। तो इसके लिए मैंने यहां लिखा है कि जीवों में, जीवाणु में अगर बात करें तो बेसिकली तो प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण गुण है लेकिन इनके पास झिल्ली युक्त कोई कोशिकांग नहीं होता, तो फिर इनके पास प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी वो संरचना पाई जाती है? बस क्या पाया जाता है कि इनके कोशिका द्रव्य में कुछ वर्णक बिखरे होते हैं, कुछ वर्णक बिखरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमेटोफोर। और ये क्रोमेटोफोर ही होते हैं जो ऐसे वर्णक होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अब जानना यह है कि इन पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो ये आपका नाम हो गया एक और, तो ये है क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। क्लियर बेटा? तो यहां तक आपने देखा कि इनके पास प्रकाश संश्लेषण की कौन सी संरचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर, जो कि वर्णकों से मिलकर एक संरचना बनती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यू बैक्टीरिया के पास कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो जरा देखिए, जैसे कि आपने देखा कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो जरा देखना, जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं जो कि सल्फर एंड नॉन बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया जैसे कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में ही प्रकाश संश्लेषण गुण पाया जाता है। तो जो पर्पल बैक्टीरिया हैं, एक तो वो सल्फर के झरनों में भी पाए जा सकते हैं और नॉन सल्फर के झरनों में भी पाए जा सकते हैं। तो पर्पल बैक्टीरिया 2 तरह के हो गए, सल्फर और नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो इनके पास जो क्रोमेटोफोर यानी कि जो वर्णक पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? तो इनके पास पाए जाते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल
ए क्लोरोफिल ए एंड बी। तो दो तरह के बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी नाम के वर्णक पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया में? पर्पल बैक्टीरिया, या लिख सकते हो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे ही जो दूसरे बैक्टीरिया हैं ये केवल एक ही ग्रीन सल्फर यू बैक्टीरिया, और इनके पास जो वर्णक पाए जाते हैं वो होते हैं, एक तो यही होता है ऊपर वाला बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, एंड एक दूसरा जो और होता है उसका नाम है बैक्टीरियो विरिडिन। तो ये दो वर्णक किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ग्रीन सल्फर यू बैक्टीरिया में। तो आपने देखा कि हमको ने आपको बताया कि नॉर्मली जो आपके यू बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण गुण नहीं होता। अगर इनके पास प्रकाश संश्लेषण गुण पाया जाता है तो केवल दो बैक्टीरिया हैं, एक है पर्पल बैक्टीरिया और एक है ग्रीन बैक्टीरिया। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई भी ऐसी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता, केवल झिल्ली विहीन कुछ कोशिकांग जैसे कि छोटे छोटे वर्णक पाए जाते हैं जिनका क्या बोला जाता है? क्रोमेटोफोर बोला जाता है। अब ये जो वर्णक होते हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर में तो ये वर्णक होते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बी, और ग्रीन सल्फर यू बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं वो क्रोमेटोफोर या वर्णक जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो विरिडिन नाम के वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक का आप क्या क्लियर हुआ कि सभी जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण का गुण नहीं पाया जाता है। कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो इनके पास संरचना पाई जाती है उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, और अगला है क्रोमेटिन पदार्थ। अब इनके गुणसूत्रों की बात करने वाले हैं। क्रोमेटिन मटेरियल। अब इधर देखिए, बड़ा ध्यान से देखना कि प्राकृतिक कोशिका यानी कि जीवाणुओं में जो है वो स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसलिए इनके केंद्रक को क्या बोला जाता है? जैसे कि यहां नाम लिखा हुआ है, इनके केंद्रक को इंसिपिएंट न्यूक्लियस यानी कि प्राचीन केंद्रक, या फिर और भी नाम है इसके न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके प्राचीन केंद्रक या न्यूक्लियोइड नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आप देखते हो कि एक यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उस गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, और इसके साथ कुछ सूक्ष्म कणिकाएं जैसे कि केंद्रिका भी पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर बात करें, जीवाणु कोशिका में, तो इन जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, साथ ही साथ केंद्रिका भी अनुपस्थित, और इसके अलावा जो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य भी इनके पास नहीं पाया जाता। तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, केंद्रिका अनुपस्थित, केंद्रक द्रव्य भी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और इसी कारण इनके केंद्रक को कैसा केंद्रक? प्राचीन केंद्रक या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर नाम दिया गया है। तो इनके केंद्रक को या क्रोमेटिन पदार्थ को बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि भैया अगर मैं यहाँ टॉपिक लिखता तो क्रोमेटिन पदार्थ ना लिख के क्या लिखता? केंद्रक यानी न्यूक्लियस, पर इनमें न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसी में देखो, अभी जरा पहला तो आपने सीखा कि इनका जो क्रोमेटिन पदार्थ इनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं है, इनके केंद्रक को इंसिपिएंट या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका भी नहीं है और केंद्रक द्रव्य भी नहीं है, इसलिए इनके केंद्रक को क्या बोला गया है? न्यूक्लियोइड बोला गया। साथ ही साथ एक चीज और सीखिए इसी में, जैसे मैंने नाम लिखा टॉपिक का क्रोमेटिन पदार्थ, तो जीवाणुओं में वास्तविक गुणसूत्र भी नहीं पाया जाता, वास्तविक गुणसूत्र भी नहीं पाया जाता। तो कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है आभासी गुणसूत्र,
अब ये वास्तविक गुणसूत्र और आभासी गुणसूत्र में क्या अंतर है? तो देखिए वास्तविक गुणसूत्र यानी कि अगर गुणसूत्र बना है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से तो उसे बोला गया है वास्तविक गुणसूत्र। तो क्या इनके पास डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते? तो देखिए इनका जो गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए तो होता है प्लस, लेकिन जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, वो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? इसका इनका जो गुणसूत्र होता है वास्तविक नहीं, कैसा होता है? आभासी गुणसूत्र। साथ ही साथ ये जान लीजिए, आपने संरचनाओं में ऐसा देखा होगा जो गुणसूत्र होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लिप्ट होते हैं, तो इनको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड, द्विरज्जुकी। तो इधर जीवाणुओं में जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए कैसा होता है? द्विरज्जुकी, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएस लिख सकता हूं मैं, द्विरज्जुकी होता है। साथ ही साथ कैसा भी होता है? वृत्ताकार होता है। इसके अलावा ये कैसा होता है? नग्न डीएनए होता है। तो इनके पास जो आभासी गुणसूत्र होता है वो किससे बना होता है? द्विरज्जुकी वृत्ताकार नग्न डीएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर बेटा? अब यहां पर एक चीज और सुनिए आप, देखो यहां शब्द जो लिख रहा है न्यूक्लियड, अगर आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियड क्या है, तो सीधी परिभाषा तो यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में या जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रिका नहीं पाई जाती, तो ऐसे केंद्रक को क्या बोला गया है? न्यूक्लियॉइड बोला गया है। अब इसी चीज को एक तरीके से और सीखिए, जैसे कि अगर मान लो किसी भी जीवाणु कोशिका का अभिरंजन किया जाता है तो जिस भाग में ये गुणसूत्र वाला पोर्शन पाया जाता है, ये गुणसूत्र जो पोर्शन होता है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है जब इसको अभिरंजित किया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र में ये गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि गुणसूत्रीय क्षेत्र को, गुणसूत्रीय क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? गुणसूत्रीय क्षेत्र को नाम दिया गया है न्यूक्लियॉइड। और गुणसूत्र पाए कहां जाते हैं? केंद्रक में, बस इनका नाम केंद्रक नहीं है, क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियॉइड। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी हुआ क्लियर। तो मैंने आपको कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक में कौन कौन से अंगक आपको करवा दिए, आपको मैंने राइबोसोम करवा दिया, अंतर्विष्ट पिंड भी करवा दिया, मैंने आपको क्रोमेटोफोर भी करवा दिए, मैंने आपको मीजोसोम 4, और फिर उसके बाद अब जो अपना टॉपिक करवाया वो मैंने करवा दिया क्रोमेटिन पदार्थ, जिसके अंदर न्यूक्लियॉइड और साथ ही साथ इनके वास्तविक गुणसूत्रों आभासी गुणसूत्रों के बारे में भी हमने बात कर ली। तो 5 पॉइंट्स इसके अंदर हो गए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और भी हमें अभी करने हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी कौन कौन से पॉइंट्स रह गए? नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्लाज्मिड। अब ये क्या है? देखिए जीवाणु के कोशिका द्रव्य में जो मुख्य डीएनए पाया जाता है, मुख्य डीएनए के अतिरिक्त, मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा एवं वृत्ताकार, मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा एवं वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे कि इनका जो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त भी इनके पास एक छोटा और वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। इसे प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं या फिर इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। क्लियर बेटा? तो कोई सा भी आप नाम याद कर सकते हो, पर आपको नाम याद करना है ये कि जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त भी डीएनए पाया जाता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, जो मुख्य डीएनए होता है डीएनए से डीएनए का निर्माण कर लेता है, जिसका मैंने इंग्लिश मीनिंग लिखा था रेप्लिकेशन। वैसे ही ये जो प्लाज्मिड है बेटा, प्लाज्मिड ध्यान करना ये डीएनए ही है, बस इसका नाम क्या है? प्लाज्मिड है। तो ये जो डीएनए होता है ये वाला, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया प्लाज्मिड, तो ये जो डीएनए होता है इस डीएनए में भी स्वयं यानी कि सेल्फ
रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि अगर ये अपने डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है, जैसे कि 1 से 2 प्लाज्मिड बना लिए, तो इसका जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर नहीं होता, मुख्य डीएनए के ऊपर नहीं होता, ये स्व प्रतिकृति भी कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझना इसको। तो एक लाइन तो मैंने आपको ये बता दी कि प्लाज्मिड जो है वो अतिरिक्त रूप से पाया जाने वाला क्या है, डीएनए है। अब देखिए कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर ये करीबन 3 प्रकार के हैं। तो जिसमें से पहला जो मैं करवा रहा हूं, तो पहला देखिए, पहला है एफ प्लाज्मिड। यहां एफ का मीनिंग क्या है, यहां है एफ का मीनिंग फर्टिलिटी फैक्टर। देखो फर्टिलिटी का मीनिंग आप जानते होंगे, निषेचन, यानी कि ये जो प्लाज्मिड होगा वो पक्का निषेचन जैसी चीज में भाग ले रहा होगा। तो जरा सीखते हैं इसको कि ये क्या है। एफ प्लाज्मिड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं की 2 मेटिंग टाइप्स होती हैं, यानी निषेचन करने वाली 2 टाइप्स होती हैं। अब पहला देखिए इसका एफ पॉजिटिव जीवाणु, और दूसरा जो है इसका वो है एफ नेगेटिव जीवाणु। तो जिस जीवाणु में एफ प्लाज्मिड पाया जाता है, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड पाया जाता है, वह जीवाणु दाता प्रकार का होता है। जैसे कि कोई चीज दे रहा हो, दाता प्रकार का होता है, अभी मैं बताऊंगा बेटा। और यह नर, ध्यान से क्या बोला है मैंने, और यह नर जीवाणु कहलाता है। यानी कि जिसमें एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है, यानी एफ प्लाज्मिड है, तो मैंने क्या बोला, जिसके पास एफ प्लाज्मिड है तो उसे बोलते हैं एफ पॉजिटिव जीवाणु। जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, एफ प्लाज्मिड नहीं है, उसे बोलते हैं एफ नेगेटिव जीवाणु। तो एफ नेगेटिव प्लाज्मिड, या फिर मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूं, एफ प्लाज्मिड उपस्थित, एफ प्लाज्मिड अनुपस्थित। और इस प्रकार का जो जीवाणु होता है वो जीवाणु कैसा होता है, ग्राही प्रकार का होता है। जैसे कोई चीज ले रहा हो, ग्राही प्रकार का, और साथ ही साथ इस प्रकार का जो जीवाणु है वो मादा जीवाणु कहलाती है। यानी कि इनमें भी नर और मादा होते हैं, जिनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो प्लाज्मिड के आधार पर। फिर से और अच्छे तरीके से सीख लीजिए, मैं आपको करवा रहा हूं प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये मुख्य डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले डीएनए होते हैं। क्लियर। बेसिकली इनका जो कार्य होता है, ये कार्य होता है कि ये इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन, स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। कार्य के आधार की अगर बात करें तो ध्यान सुनना, कार्य के आधार पर पहला मैंने आपको करवाया जिसका नाम है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब, यहाँ एफ का मतलब है फर्टिलिटी फैक्टर, यानी कि इस प्रकार का जो प्लाज्मिड है उसमें पाया जाता है जो निषेचन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर। तो जरा देखिए, तो एफ प्लाज्मिड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं की 2 मैटिंग टाइप्स होती हैं। एक होती है एफ पॉजिटिव जीवाणु और एक होती है एफ नेगेटिव जीवाणु। एफ पॉजिटिव जो जीवाणु होता है उसमें एफ प्लाज्मिड पाया जाता है और वह दाता प्रकार का होता है और नर जीवाणु कहलाता है। एफ नेगेटिव जीवाणु उसे कहा जाता है जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं होता है, वो ग्राही प्रकार का और मादा जीवाणु कहलाता है। क्लियर। ये जो प्लाज्मिड मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये प्लाज्मिड जो शब्द है, ये प्लाज्मिड शब्द जो दिया है वो दिया है लेडरबर्ग ने। तो प्लाज्मिड के बारे में किसने बताया है, लेडरबर्ग ने बताया है। नेक्स्ट, अब ध्यान से अभी इस चीज को सीखना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक है एफ पॉजिटिव जीवाणु, एक है एफ नेगेटिव जीवाणु। एफ पॉजिटिव जिसमें एफ प्लाज्मिड है, यानी फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड है, और एफ नेगेटिव जीवाणु वो है जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है। अभी इसको सीखना। देख बेटा, इससे पहले की मेरी कुछ क्लासेस हुई थी जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के कुछ आपको लक्षण करवाए थे। उस दौरान मैंने आपको कुछ इस तरह की संरचना करवाई थी। ध्यान से देखना इधर, अभी आप समझ जाओगे, मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं। देखिए, ये 2 जीवाणु मैंने आपको बना रखे हैं। मैं कुछ टाइम बाद ही अभी आपको एक ये संरचना करवाऊंगा जिसका नाम है पिलाई।
तो बड़ा ध्यान से, ये पिलाई नाम की संरचना जिस जीवाणु में पाई जाती है उसी में आपको मिलेगा F पॉजिटिव, या कहूं तो सीधा F प्लाज्मिड। तो उसमें कौन सा मिलेगा? F प्लाज्मिड मिलेगा, ठीक। लेकिन जिनके पास पिलाई नाम की संरचना नहीं पाई जाती तो उसमें प्लाज्मिड हो सकता है, लेकिन ये प्लाज्मिड कौन सा प्लाज्मिड नहीं है? ये फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड नहीं है। इनके पास अपना मुख्य डीएनए है, इनके पास भी अपना मुख्य डीएनए। तो ध्यान से, जिसके पास पिलाई है तो वो आपका कौन सा बैक्टीरिया? नर बैक्टीरिया। जिसके पास पिलाई नहीं है तो वो कैसा? मादा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, जिसके पास F प्लाज्मिड पाया जाता है वो नर, और जिसके पास F प्लाज्मिड नहीं पाया जाता वो मादा। तो अब आखिरकार ये जो प्लाज्मिड है, ये पिलाई जो संरचना है, वो किसमें मदद करती है? तो मैं आगे चल के आपको जीवाणुओं में निषेचन के प्रकार करवाऊंगा। तो एक निषेचन आएगा जिसका नाम है आनुवांशिक पुनर्योजन। आनुवांशिक पुनर्योजन। तो जब ये टॉपिक आपका आएगा तो इस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि नर जीवाणु जो होता है इस पिलाई को मादा जीवाणु में धसा देता है, और इसके बाद ये अपने एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड की कॉपी बना लेता है, जिसमें से एक प्लाज्मिड को वो किसके अंदर छोड़ देता है? वो छोड़ देता है मादा जीवाणु के अंदर। तो जैसे ही ये प्रक्रिया होती है तो ये प्रक्रिया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योजन। तो जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो ये पिलाई यहां से हट जाएगी, और जब ये हट जाती है तो चूंकि अब इसमें जो प्लाज्मिड है वो कौन सा प्लाज्मिड है? F प्लाज्मिड। और अब ये मादा जीवाणु नहीं होती है, और अब ये हो जाती है नर जीवाणु। क्लियर? तो मैं आपको ही आगे चल के फिर से बताऊंगा कि आनुवांशिक पुनर्योजन क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, जिसके पास F प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसके पास F प्लाज्मिड पाया जाता है, उनमें हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, यानी कि उच्च आवृत्ति का क्या पाया जाता है? पुनर्योजन पाया जाता है। और देख भी रहे हो आप कि यहां पर जिसके पास F प्लाज्मिड है वही तो क्या कर सकता है? आनुवांशिक पुनर्योजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक? नेक्स्ट अगला देखिए, आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में बताया गया कि इनमें स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, ये अतिरिक्त डीएनए होता है। कार्य के आधार पर मैं 3 तरह के प्लाज्मिड आपको करवाने वाला हूं, जिसमें मैंने एक प्लाज्मिड तो आपको करवा दिया जिसका नाम है F प्लाज्मिड। नेक्स्ट अगला देखिए, 2 और है। देखिए, नेक्स्ट अगला है जिसका नाम है R प्लाज्मिड। R का मतलब यहां है रेजिस्टेंस फैक्टर, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधी। तो देखिए, जिन जीवाणुओं में यह प्लाज्मिड पाया जाता है, उन कोशिकाओं को यह कुछ ड्रग्स, लाइक जैसे कि आप बोल सको तो उसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी बना देता है, प्रतिरोधी बना देता है। मैंने ये क्या चीज लिखी है, ध्यान सुनना। देखिए बेटा, इस प्रकार का प्लाज्मिड R प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया के पास पाया जाता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया जिसके पास एक प्लाज्मिड है जिसको मैंने बताया कि ये R प्लाज्मिड है, तो जिस बैक्टीरिया के पास ये R प्लाज्मिड पाया जाता है, तो जैसे मैं प्लाज्मिड को बाहर निकालूं, ये प्लाज्मिड जो कि बेसिकली एक डीएनए है, तो इस डीएनए में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं, इस डीएनए में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो कि किसी ना किसी ड्रग्स या प्रतिजैविक के प्रति क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई, तो इकोलाई में 2 ऐसे जीन पाए जाते हैं उसके प्लाज्मिड में जो कि उसे टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलिन के प्रति क्या बनाते हैं? प्रतिरोधी बनाते हैं। तो जैसे कि एम्फीसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक हो गया, प्रतिजैविक हो गया,
टेट्रासाइक्लिन भी क्या हो गया, प्रतिजैविक। तो अगर मान लो ई कोलाई के ऊपर ये रसायन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डाले जाएं, अगर इन दोनों को डालते हैं तो ई कोलाई पर इसका कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके प्लाज्मिड के पास इन दोनों प्रतिजैविक के प्रति क्या पाए जाते हैं, प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, जो किसके पास होते हैं, वो प्लाज्मिड, यानी कौन सा प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। तो जिन जीवाणुओं में आर प्लाज्मिड पाया जाता है वो प्लाज्मिड जो होता है वो प्रतिजैविक के प्रति इन्हें क्या बना देता है, प्रतिरोधी बना देता है। क्लियर? नेक्स्ट फिर देखिए, अच्छा यहां पर जैसे कि मैंने आपको ये चीज सिखाई है तो यहीं पर एक चीज और सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सीख लीजिए। अभी अब तीसरा रह गया, एक चीज और सीखो कि ये जितने भी हम प्लाज्मिड कर रहे हैं, तो जब क्लास आपकी 12th आएगी तो 12th क्लास में भी एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ह्यूमन के लिए, मानव के लिए कुछ उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जिस दौरान क्या किया था, किसी और जीव से, किसी भी जीव से कुछ वांछित जीन निकाले जाते हैं, डीएनए का कोई खंड निकाला जाता है और उसे ऐसे ही किसी एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है। तो जैसे कि ये यहां पर टेट्रासाइक्लिन का मैंने जीन बना रखा है, इस जीन पर कट लगाकर किसी जीन को, किसी अन्य बाहरी जीन को जोड़ा जाता है और इस तरीके से जब प्लाज्मिड के डीएनए में किसी अन्य का डीएनए जोड़ा जाता है तो तैयार होने वाला जो डीएनए होता है उसे कहा जाता है आरडीएनए। आर का मतलब है यहां पर पुनर्योगज, ये नहीं है रेजिस्टेंस नहीं है, आर का मतलब है पुनर्योगज यानी कि नया डीएनए। तो आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके हम किसी और डीएनए को इसके साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि इनका रूपांतरण कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल रूपांतरण, कोशिकाओं का रूपांतरण करने में भी होता है, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। पर यहां पर मैंने आपको सिखा दिया आर का मतलब क्या है, यहां पर पुनर्योगज, पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट। साथ ही साथ मैं आपको यही बता चुका कि ये क्यों बनाया गया, कोशिकाओं में रूपांतरण के लिए। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये चीज भी आपकी क्लियर हुई। तो दो तरह के प्लाज्मिड हो गए कार्य के आधार पर, एक हो गया एफ प्लाज्मिड, एक हो गया आर प्लाज्मिड। फिर से याद कर लीजिए, एफ प्लाज्मिड जिसके पास पाया जाता है तो वो होता है दाता, नर होता है। जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता तो वो मादा होती है, ग्राही होती है। और एफ प्लाज्मिड का इस्तेमाल किस लिए होता है, वो होता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवाने के लिए, किसके माध्यम से, पिलाई के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक और रह गया है आपका बस, नेक्स्ट तीसरा है कोल फैक्टर। इस प्रकार का प्लाज्मिड इसका है कोलिसिनोजेनिक फैक्टर। अब कोल फैक्टर जिन जीवाणुओं में पाया जाता है वो कोलिसिन स्रावित करते हैं और ये कोलिसिन जो है वो अन्य सूक्ष्म जीवों, यानी कि जो जीवाणु है इसी कोलिसिन के माध्यम से अन्य सूक्ष्म जीवों पर अपना प्रतिजैविक प्रभाव रखता है, प्रतिजैविक प्रभाव रखता है। सीधा मीनिंग ये है कि कोलिसिन जो स्रावित करते हैं ऐसे जीवाणु जो होते हैं जिनके पास कोल फैक्टर नाम का प्लाज्मिड पाया जाता है तो वो अन्य सूक्ष्म जीवों पर अपना प्रतिजैविक प्रभाव रखते हैं, यानी कि अन्य सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने अगला टॉपिक सीखा जिसका नाम था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में क्या क्या चीज बताइए, एक बार मैं पुनः बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्लाज्मिड ये अतिरिक्त रूप से पाए जाने वाले आपके डीएनए होते हैं जो कि सेल्फ रिप्लिकेशन करने की इनमें क्षमता होती है। फिर मैंने आपको तीन तरह के प्लाज्मिड करवाए, पहला करवाया एफ प्लाज्मिड, दूसरा आर प्लाज्मिड और तीसरा है कोल फैक्टर। एफ प्लाज्मिड में आपको करवाया कि एफ प्लाज्मिड की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। नेक्स्ट वहां मैंने आपको जो करवाया तो मैंने आपको करवाया कि एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड जिन जीवों में पाया जाता है वो आनुवांशिक पुनर्योजन में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा जो मैंने करवाया वो करवाया आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड यानी कि रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जिन जीवों में पाया जाता है वो कुछ प्रतिजैविक के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। और तीसरा करवाया कोल फैक्टर। तो कोल फैक्टर के द्वारा क्या स्रावित होता है, तो जिन जीवों में कोल फैक्टर पाया जाता है, जिन जीवाणु में कोल फैक्टर पाया जाता है वो कोलिसिन स्रावित करते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, यानी कि उन पर अपना प्रतिजैविक प्रभाव रखते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हुआ आपका क्लियर। अभी भी कुछ टॉपिक बाकी हैं इसलिए कहीं जाए नहीं, बस टॉपिक खत्म होने वाला है, कुछ टॉपिक और रह गए इसके अंदर।
तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगकों में आपने कितनी सारी संरचनाएं कर ली। आपने जो संरचनाएं की, जैसे कि मैंने यहां से ये चीजें मिटा दी हैं, कौन कौन सी, आपने एक तो टॉपिक यहां किया था जिसका नाम था राइबोसोम। क्लियर। नेक्स्ट इसके अलावा जो आपने संरचना की, एक आपने संरचना कर चुके हो जिसका नाम था अंतर्विष्टपिंड, ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा आपका ये कोशिका द्रव्य तो हो ही गया, कोशिका द्रव्य के अंदर ही हम संरचनाएं कर रहे हैं, तो ये है कोशिका द्रव्य। क्लियर। नेक्स्ट एक संरचना जिसका नाम था मीजोसोम, ये भी हो गया। एक संरचना जिसका नाम है प्लाज्मिड आपका, ये भी हो गया। इस तरीके से आपने बहुत सारी इसके अंतर्गत आपने क्या कर ली है, संरचनाएं कर ली हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिए जिसका नाम है कशाभिका, फ्लैजिला। जैसा कि आपको ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है, फ्लैजिला। तो देखिए बेटा, इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे जब मैंने प्रोकैरियोट्स के आपको लक्षण करवाए थे कि कुछ जीवाणु गतिशील होते हैं, कुछ जीवाणु जो है वो अगतिशील होते हैं। तो जो गतिशील होते हैं उनमें गति करने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है कशाभिका। तो आप इस तरीके से तंतुरमा जो संरचना देख रहे हो इसे कहते हैं कशाभिका। साथ ही साथ मैंने प्रोकैरियोट्स के लक्षण के दौरान ये बताया था कि कशाभिकाएं जो हैं वो संख्या में अलग अलग हो सकती हैं, किसी जीवाणु में एक, किसी में दो, किसी में गुच्छों में भी ये पाई जा सकती है। साथ ही साथ इनका विन्यास भी अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी जीवाणु में एक तरफ, किसी जीवाणु में दोनों तरफ एक एक, किसी जीवाणु में एक तरफ ही गुच्छे के रूप में, किसी जीवाणु में पूरी सतह पर पाए जा सकते हैं। तो जीवाणु कशाभिकाओं की संख्या और इनका विन्यास अलग अलग जीवाणु में अलग अलग हो सकता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एक कशाभिका के 3 भाग होते हैं, एक कशाभिका के 3 भाग होते हैं। जो आप ये लंबी संरचना देख रहे हो इसको तो बोलते हैं तंतु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट। नेक्स्ट इधर यहां कोशिका झिल्ली की तरफ जो पार्ट है उसको बोलते हैं हुक, हुक यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अंकुश, अंकुश। और जो कोशिका भित्ति से यहां से जो पार्ट निकल रहा है इस वाले पार्ट को कहते हैं बेसल बॉडी, आधारीय शरीर। तो कशाभिका कितने भाग, 3। पहला जो भाग है उसका नाम है बेसल बॉडी, आधारीय शरीर। दूसरा है हुक यानी कि अंकुश, और तीसरा है फिलामेंट यानी कि तंतु। और फिलामेंट कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्लियर। तो कशाभिकाएं जो होती हैं वो जल धारा के साथ गति करने में जीवाणु को मदद करती हैं। क्लियर। तो ये टॉपिक भी आपका हो गया क्लियर। अभी छोटे छोटे टॉपिक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो मैं आपको समझा रहा हूं वो टॉपिक है पिलाई। तो अब ये देखिए बेटा, तो जीवाणु में कशाभिका के अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी हेयर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, हेयर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है पिलाई। क्लियर बेटा, पिलाई कहा जाता है। ये पिलाई जो है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली जो होती है वो होती है लॉन्गर पिलाई, और दूसरी जो होती है वो होती है शॉर्टर पिलाई। अब इन दोनों का काम भी देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए जरा इसको, ये लॉन्गर पिलाई का काम क्या है पहला देखेंगे। लॉन्गर पिलाई, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम था एफ प्लाज्मिड, याद होगा आपको। तो जिन जीवाणुओं में एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उसे एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड, ने साथ ही साथ उसको बोला था हमने कि वो दाता प्रकार का होता है, साथ ही साथ उसको बोला था कि वो नर प्रकार का जीवाणु होता है। तो ध्यान से, लॉन्गर पिलाई जिसमें पाई जाती है जिन जीवाणुओं में, तो उन्हीं को आपने बोला था वहां एफ प्लाज्मिड। तो ये लॉन्गर जो पिलाई है इसको एफ पिलाई के नाम से भी जाना जाता है या इसको सेक्स पिलाई के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये निषेचन में मदद करती थी। आप शायद भूल गए हो, तो इस तरह की मैंने संरचना आपको बनाई थी, ये पिलाई नाम की संरचना, जो कि एक प्रकार का निषेचन। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक निषेचन का प्रकार बताया था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योजन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक टाइप है जिसे बोलते हैं संयुग्मन, कंजुगेशन। तो आपको मैं आगे चल के जब बढ़ाऊंगा, जब आएगा जीवाणु में निषेचन, तो जीवाणु में निषेचन में ये टॉपिक आएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर ये टॉपिक आएगा जिसका नाम है संयुग्मन। तो संयुग्मन वही जीवाणु करते हैं जिन जीवाणु में लॉन्गर पिलाई पाई जाती है। ध्यान से,
लॉन्गर प्लाई पाई जाती है। साथ ही साथ उनके पास जो प्लाज्मिड है वो कौन सा प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड पाया जाता है। इसी कारण लॉन्गर प्लाई को एफ प्लाई या सेक्स प्लाई कहा जाता है। और इसके कारण ये जो आपकी लॉन्गर प्लाई है वो केवल दाता जीवाणु यानी कि मेल में पाई जाती है। क्लियर, पहला तो हो गया कंप्लीट, यानी कि लॉन्गर प्लाई फीमेल जीवाणु यानी कि ग्राही जीवाणु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अगला देखिए, एक हो गया आपका लॉन्गर, दूसरा है शॉर्टर प्लाई। ये शॉर्टर जो प्लाई होती है वो किसी भी जीवाणु में हो सकती है, ये जरूर नहीं है वो दाता है या ग्राही। तो शॉर्टर प्लाई जो होती है वो बेसिकली उसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जब जीवाणु किसी जल धारा में बह रहे होते हैं तो ये उसको चिपकने में मदद करता है, या तो चट्टान की सतह से या किसी अन्य जीव की सतह से चिपकने में सहायता करता है। क्लियर, साथ ही साथ शॉर्टर प्लाई जो होती है वो रोगजनक जीवाणुओं में पाई जाती है, रोगजनक जीवाणुओं में पाई जाती है। क्लियर, नेक्स्ट रोगजनक जीवाणु में पाई जाती है, इस कारण शॉर्टर प्लाई को हम इन्फेक्टिव प्लाई भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे ही एक नाम और दिया गया है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है कि इसको झालर या फिम्बरी भी कहते हैं। क्लियर बेटा, तो आपको क्या क्या बताया, लॉन्गर प्लाई बताया, लॉन्गर प्लाई केवल मेल या दाता जीवाणु पाई जाती है, एफ प्लाई या सेक्स प्लाई कहलाती है जो कि संयुग्मन में मदद करती है। शॉर्टर जो प्लाई होती है वो केवल चिपकने में सहायता करती है और ये केवल रोगजनक जीवाणु में पाई जाती है। और आप फिर से अगर भूल गए हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जिन जीवाणुओं में सेल वॉल डबल की पाई जाती है, यानी द्विस्तरीय सेल वॉल पाई जाती है, जिनको बोला था मैंने ग्राम नेगेटिव, और मैंने बोला था कि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो अधिकांश से कैसे होते हैं, रोगजनक होते हैं। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि ग्राम नेगेटिव में ये तो पक्का मिलेगी शॉर्टर प्लाई, क्यों, क्योंकि ये रोगजनक में पाई जाती है, तभी तो इसको मैंने बोला है इसे इन्फेक्टिव प्लाई भी कहते हैं। तो ये रोग करती है, इसके कारण बोल दिया इन्फेक्टिव प्लाई। ऐसा नहीं कि रोग करती है पर ये रोगजनक जीवाणु में पाई जाती है, तो बोल दिया इन्फेक्टिव प्लाई। साथ ही साथ ये सतह से चिपकने में मदद करती है, इसके कारण इसको क्या भी बोलते हैं, हम फिम्बरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार से आपने जीवाणु की बहुत सारी संरचनाएं कर ली। ऐसे ही एक संरचना और होती है, आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में कि फ्लैजिला के जैसी ही एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसे रोम कहते हैं। तो ध्यान से सुन लेना बेटा, फ्लैजिला जो होता है वो तो फिर भी गति में मदद करता है, लेकिन रोम और आपकी जो प्लाई होती हैं वो प्लाई गति में मदद नहीं करती हैं। बस एक लॉन्गर प्लाई होती है जो तो संयुग्मन में मदद करती है, शॉर्ट प्लाई जो होती है या तो चिपकने में मदद करती है। क्लियर बेटा, ध्यान से, इन्फेक्टिव प्लाई कहते हैं इस वजह से नहीं कि शॉर्टर प्लाई है, इस वजह से कि जिन जीवाणु में शॉर्टर प्लाई पाई जाती है वो रोग करते हैं, इस कारण शॉर्टर प्लाई को क्या भी बोल दिया, इन्फेक्टिव प्लाई। सतह से चिपकती है, इस कारण इसको क्या भी बोल दिया, फिम्बरी। क्लियर, तो इस तरीके से आपने जीवाणु कोशिका की संरचना को एक तो पिछली वीडियो और एक इस बार की वीडियो में आपने किया है। दो वीडियो के अंतर्गत आपने जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में पूरा समझ लिया है। अब कोई भी टॉपिक इसमें नहीं बचा, पूरा सब को जो जीवाणु के बारे में आपको समझा सकता था वो सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपको इस टॉपिक में या पिछली वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दें ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं वो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।